दोस्तों नमस्कार। विकलवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। क्या आपने और आपके परिवार के किसी सदस्य ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या घर गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लिया है? तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज समाज के बदले दौर में जीवन बीमा, वाहन बीमा या जनरल बीमा हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है या बना दी गई है। चाहे जीवन बीमा, शिक्षा बीमा, स्वास्थ्य बीमा या इसके अलावा घर, गाड़ी, यात्रा या फिर देश के किसानों के लिए फसल बीमा जैसे अनेक बीमा योजनाएं हैं। इनमें से किसी न किसी इंश्योरेंस स्कीम में आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त या फिर आप खुद पॉलिसी होल्डर होंगे। आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा क्या सुरक्षित है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में सरकार ने एक कानून पास किया है जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, वो भी बिना किसी अनुमति के, जो सीधे तौर पर देश में अपनी इंश्योरेंस बेच सकती है और देसी इंश्योरेंस कंपनियों को खरीद सकती है। लेकिन केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय सबको बीमा सबकी रक्षा नामक बीमा संशोधन विधेयक के जरिए 2047 तक सबकी सुरक्षा करने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों इंश्योरेंस सेक्टर के श्रमिक इस कानून का विरोध कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसको हमें समझाने के लिए हमारे बीच भारतीय निगम बीमा, जिसे हम आम भाषा में एलआईसी कहते हैं, गीता शांत जी हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। गीता जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि हिंदुस्तान में बीमा क्षेत्र कितना बड़ा बाजार है। कि जो इंश्योरेंस मार्केट का साइज होता है वो उस देश की इंश्योरेबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखना होता है ना। तो हमारे देश में इंश्योरेबल पॉपुलेशन का मतलब है कि जो लोग इंश्योरेंस के नियम कानून कायदों के अंदर आते हैं और जिनकी इंश्योरेंस खरीदने की कैपेसिटी भी हो, है ना। तो वो जो साइज है उसमें लगभग 40 करोड़ पॉलिसी जो हमारा पब्लिक सेक्टर का लाइफ सेक्टर है उसके पास है। और जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें इससे भी करीब 23-24 कंपनियां होने के बावजूद भी उनके पास में इससे काफी कम मार्केट है। तो साइज के हिसाब से ये एक बड़ा मार्केट है। 40 करोड़ का इंश्योरेंस ग्रुप और इंडिविजुअल इंश्योरेंस के रूप में केवल लाइफ इंश्योरेंस है ना, एलआईसी ऑफ इंडिया के पास में। तो हम एक पूरी दुनिया के अंदर कहें तो एक काफी बड़ा बाजार जो है वो भारत का बीमा बाजार है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत के इस व्यापार में या इस बाजार में अपना प्रवेश चाहती हैं और यहाँ से फायदा उठाना चाहती हैं। एक बात और समझाइए कि इंश्योरेंस सेक्टर के सरकारी संस्थान सरकार को वार्षिक कितना अनुमानित लाभांश देते हैं? आप एलआईसी का उदाहरण देंगी तो अच्छा होगा। देखिए, अभी तक में जब 1956 में एलआईसी बनी थी तब से लेकर अभी तक अगर हम केवल डिविडेंड की बात करें ठीक है। तो लगभग 30,000 करोड़ से अच्छा। ज्यादा का डिविडेंड तो केवल एलआईसी दे चुकी है। ओके। और एलआईसी का कंट्रीब्यूशन या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कंट्रीब्यूशन केवल डिविडेंड के रूप में नहीं है। अगर हम 5 करोड़ के अगेंस्ट डिविडेंड देखें तो वो तो जो एक अमाउंट है लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा जो नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है एलआईसी का अब तक का वो लगभग 55 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है। तो केवल एलआईसी का कंट्रीब्यूशन डिविडेंड के रूप में नहीं है बल्कि एलआईसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में है, जो कि 55 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन हम तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर दे चुके हैं। रोल है। और उसी तरह से हमारी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं कि जिन्होंने इस देश के जितना भी चीजें इंश्योर होती हैं जनरल इंश्योरेंस में उनको उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन दिया है। अच्छा, एक बात और बताइए
कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई कैपिटल और इनोवेशन को बढ़ाएगा, ऐसा सरकार का दावा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जी, ये है कि इंश्योरेंस जो है वो कोई ऐसा जी, प्रोडक्ट ही नहीं है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती हो। सपोज कीजिए कि एक मोबाइल है, आप मोबाइल की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, मोबाइल बेचना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट मोबाइल है, तो आपको मोबाइल की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी पहले, तब आप एक मोबाइल बना पाएंगे, आप बेच पाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस कोई ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको बनाने के लिए किसी फैक्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत हो। रियल इन्वेस्टर तो इसमें खुद पॉलिसी होल्डर है, वो आके पैसा देता है आपको। तो इन्वेस्टर तो ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर है। एफडीआई को जो लाने की शुरुआत हुई अटल जी की सरकार के समय पर, पहले 26% आई, फिर उसके बाद वो 49 हुई, फिर 74 हुई, और अभी उसको 100% की बात की जा रही है। जब ये 100% की बात हो रही थी तो पार्लियामेंट में ये पूछा गया कि भाई अभी जब 74% का स्लैब है तो क्या 74% आ गई है? तो सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि केवल 32 से 34% एफडीआई आई हुई है। तो उसके बाद भी ये 100 लाई जा रही है, क्यों? गीता जी, एक सवाल और बताइए कि सरकार ये भी दावा करती है कि बीमा बाजार में अधिक बीमा खिलाड़ियों के आने से कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्राइस तय करने और बेहतर सेवाएं ग्राहक को मिलेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? तो आप देखो, हमने तो ये देखा है कि इससे मोनोपोली बढ़ती है। फॉरेन कैपिटल, अभी भी जो विदेशी कंपनियां आई थी उनमें से कितनी यहां से चली गई, उन पॉलिसी होल्डर्स के पैसे का क्या हुआ? है कोई जवाब किसी के पास? आप सोचो, विदेशी कंपनी आएगी तो क्या विदेशी होगा उसमें? केवल एक दफ्तर खोलेगी, वो भारत का होगा, उसमें जो काम करने वाला एम्प्लॉय होगा वो भारत का होगा, जो एजेंट होगा वो भारत का होगा, जिसका बीमा होगा वो भारत का होगा, उस बीमे वाले का पैसा भारत का होगा। केवल उसको यहां से उस पैसे को कैसे एक जगह से दूसरी जगह घुमा घुमू के उसको ले जाने की बात है। और कब वो कंपनी चली जाएगी, भारत का आदमी उसको कहाँ ढूंढेगा? एक सवाल हमारे दर्शकों को और समझाइए कि हिंदुस्तानी बीमा बाजार में विदेशी बीमा कंपनियों के आने से बीमा धारकों के प्रीमियम और कर्मचारी की नौकरियों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, नौकरियों का तो ये है कि ऑलरेडी इस देश के अंदर नौकरियों पे बहुत बड़ा असर पड़ चुका है ना? क्योंकि कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं भी परमानेंट नौकरियां देने का अब इस सरकार का कोई विचार रहा नहीं है। और अभी जो लेबर कोड्स आए हैं 4, उसमें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की घोषणा ही हो गई है कि 5 साल से ज्यादा की नौकरी किसी भी जगह मिलेगी ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। तो कर्मचारियों का तो जो सवाल है वो एफडीआई या इंश्योरेंस सेक्टर का नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरे देश का में जो कर्मचारियों को गुलाम बनाने का जो एक मसौदा तैयार लेबर कोड्स के रूप में हो गया है, वो एक विषय है। दूसरा ये है कि जो एफडीआई या जो विदेशी बीमा कंपनियां भारत में आएंगी, उनसे भारत का बीमा बाजार बहुत प्रदूषित हो जाएगा। और पब्लिक ओपिनियन ही एलआईसी की ताकत है, ना तो कोई कैपिटल ताकत है, ना एम्प्लॉय ताकत है, ना ऑफिसर ताकत है। जो पब्लिक है इस देश की, हमेशा उसने ही भारतीय जीवन बीमा निगम को बनाया है और बचाया है। तो हम सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे, जो भी लोग आपके माध्यम से हमारी बात सुन रहे हो, कि अगर वो बीमे के रूप में कहीं भी निवेश करने की कोई इच्छा या क्षमता रखते हैं, तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियां इस समय पर किसी 4 तरीके का लालच दे रही हो, उसमें ना पड़े। भारतीय जीवन बीमा निगम आपके बीच में 1956 से काम कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ ही जुड़े। तो इस पूरे देश को अगर ओवरऑल बचाना है, तो इस देश के पब्लिक सेक्टर को बचाना है, और उसको बचाने में जो एलआईसी ऑफ इंडिया है और पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की। दोस्तों, गीता जी ने साफ साफ समझाया
कि विदेशी या देसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में तभी तक रहती है जब तक उन्हें मुनाफा बनता है। जैसे ही मुनाफे में कमी आती है वे गायब हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उन इंश्योरेंस धारकों का क्या होगा, उनके द्वारा जमा बीमा पैसों का क्या होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि इन बीमा धारकों द्वारा जमा पैसा कब वापस मिलेंगे और कब मिलेंगे, इसकी जवाबदेही ना सरकार लेती है, ना ही देसी विदेशी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां लेती है। इन बातों से एक बात साफ होती है, पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट देसी विदेशी कंपनियों के आने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा उनके द्वारा जमा पैसा असुरक्षित हो जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी होल्डर द्वारा जमा पैसों का इस्तेमाल करके वे दुनिया के अमीरों में शामिल हो जाती है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट्स करें और देखते रहें विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।